मतलब जो भी डाउट है, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा प्रीलिम्स मेंस और ऐसे करके बता देती हूँ थोड़ा सा। सर ये इरेज कैसे होगा? देखिए प्रीलिम्स में पता है 2 पेपर, पहला जीएस वाला, दूसरा सीसेट वाला, ठीक है। अभी प्रीलिम्स आप सब देंगे ना इस बार? नो, कोई देगा, कोई देंगे, ठीक है। पहला पेपर जीएस वाला, ठीक है, और दूसरा पेपर सीसेट वाला। देखिए मैं इतना कहूंगी कि अभी प्रीलिम्स थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो प्रीलिम्स को मतलब हम लाइटली ना लें। और हिंदी मीडियम में तो वैसे ही प्रीलिम्स में थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, है ना। तो प्रीलिम्स को आप एकदम छोड़े ना, पूरा फोकस रखें। मेंस पे तो रखना ही है क्योंकि रैंक कोई बनाएगा, लेकिन प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीसेट बता देती हूँ। देखिए सीसेट, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरा मैथ्स ठीक था, मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ सीसेट के लिए। लेकिन अभी क्लासेस चलती होंगी तो सीसेट आप देख लीजिएगा। मतलब सीसेट में वैसे भी क्वालिफाइंग ही है, लेकिन वैसे कोई हल्के में नहीं लेना है ना। बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे मतलब मेरे साथ भी थे जिनका जीएस में 120 स्कोर हो रहा था और सीसेट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है कि सीसेट को एकदम लाइटली लेना है, सीसेट भी पढ़ना है। लेकिन पता है ना कोई मतलब इसी से बनता है, लिस्ट इसी से बनेगी, तो इस पे फोकस रखना है, लेकिन इसको भी साथ साथ लेके चलना है। तो सीसेट के लिए थोड़ा सा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बस यही है कि मैं ऐसे करती थी सीसेट में कि मैक्सिमम मैथ्स वाले क्वेश्चन सोल्व करती थी। मैंने तो अपने नंबर नहीं देखे, लेकिन बच्चों ने देख लिए कि दिव्या मैम 1-2 नंबर से हुई है, 3 नंबर से हुई है। तो मतलब होना ही है, बस क्वालिफाई करना है, उसमें टॉप थोड़ी करना है। तो बस मैंने ऐसे किया था, मैक्सिमम मैंने मैथ्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ताकि मतलब मेरे एकदम आंसर निकल गए थे, तो मुझे पता था ये ठीक ही है। तो मैं अटेम्प्ट भी ऐसे ही करके आई थी, एकदम मतलब ऐसे करके कि हाँ बस पास होना है, क्वालिफाई करना है, और वही। तो सीसेट का आप देख लीजिएगा। मैं जीएस का बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, शायद आते हैं। लेकिन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब वहां अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और एक्टिव हैं तो ही कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, वो अपनाना पड़ेगा। और जितना हमने पढ़ा है, देखिए यूपीएससी थोड़ा सा अब डायनेमिक हो रहा है, मतलब इंटरकनेक्टेड करके पूछता है। जैसे करंट में अगर कोई न्यूज चल रही है तो उसका वो बेसिक पूछेगा, उसकी हिस्ट्री उठा के पूछेगा। तो ऐसे हमें डायनेमिक अप्रोच लेके पढ़ना है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 तो हो जाएंगे हमारे वैसे ही जो आते हैं, बच गए 60। तो आप कोशिश करना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम। ये बिल्कुल मत करना कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और आप सोचे 50 सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। लास्ट टाइम शायद मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे और इस बार 92, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके, मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि एकदम ब्लैंक है, मतलब लग रहा है कि देखा ही पहली बार है और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आप उसको छोड़िए। अगर कहीं आपका 50-50 हो रहा है एलिमिनेशन से, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद आता है, तो रिस्क ले लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर 92 भी आप क्वेश्चन सही करेंगे तो मुझे लगता है कट ऑफ मैक्सिमम 50 तक जाती है। क्वेश्चन की बात कर रही मैं, मैक्सिमम 50 तक जाती है। तो हमारे पास 42 क्वेश्चन है ऐसे जो हम रिस्क लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे, मतलब 90 से ऊपर ही, 92 तक, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स जब आपका प्रीलिम्स है उससे कम से कम मुझे लगता है 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आप एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई थिंक अगस्त 2020 मतलब कुछ ऐसा था, और प्रीलिम्स था उस टाइम जून में, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, शायद अच्छा था लग इसलिए। तो मतलब अगर आपका इस बार मई में है तो आप उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट करके
3-4 महीने पहले से एकदम प्रीलिम्स पे फोकस, एकदम प्रीलिम्स पे, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स के बाद भी हमें 3 महीने मिलते हैं। मतलब इतना अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम उस 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स को एकदम हल्के में ना ले। मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था तो मुझे ये लगता था कि इस बार मेंस ना दूं, क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं है उतनी अच्छी। मुझे लगा कि नहीं होएगा मेंस तो, लेकिन जब मतलब वो 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की और पूरी मेहनत की तो हो गया। तो इसलिए प्रीलिम्स अच्छे से करना है। 3-4 महीने पहले, अभी इस बार शायद आपका मई में है ना, 28 को कुछ है। हाँ, तो मतलब 3-4 महीने आप कैलकुलेट करें, फरवरी से मतलब स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स की पढ़ाई। मतलब एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाए। देखो सिलेबस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सोर्सेज भी हमारे सेम ही है, वही न्यूज़पेपर, वही बेसिक, लेकिन थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज हो जाती है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं। वैसे अब तो थोड़ा सा वो और भी डायनेमिक पूछने लगे कॉन्सेप्ट को घुसा के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज होएगा, पढ़ाई आपकी वही रहेगी, है ना। तो प्रीलिम्स आप 3-4 महीने पहले से शुरू कर दीजिएगा। और प्रीलिम्स के लिए जो मतलब स्पेसिफिक मैंने किया, देखिए ज्यादा नोट्स मत बनाइएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली, कौन सा पढ़ते हैं? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इंग्लिश का पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते? मतलब देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब मैंने हिंदू शुरू किया था, एकदम शुरू में जब मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई, तो मेरे को शायद 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे, और मैं हिंदू में लगाती थी 3 घंटे, क्योंकि मुझे ये जो फोबिया होता है कि हाँ इंग्लिश वाले हिंदू पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदू पढ़ लेना चाहिए। मतलब वेदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन एक बार इंग्लिश का देख लेना चाहिए। मैंने क्या किया था, जैसे शुरुआत में मैंने 3-4 महीने पढ़ा था हिंदू, मतलब मैं मंगवाती थी गांव में और पढ़ती थी उसको, लेकिन उसके बाद मुझे ये हो गया था कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चल गया था जब मैंने इतना टाइम दिया। तो फिर मैं उसका बस एनालिसिस देख लेती थी यूट्यूब पे। मतलब आप किसी का भी देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं कोई प्रेफर नहीं करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप 1-2 दिन देख लीजिएगा। एनालाइज आप जब देखते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, एक तो आपको पहले से पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा जब हम सुनते हैं कोई चीज और सामने वाला समझाता है तो ज्यादा याद रहती है। तो इसलिए एनालाइज जरूर देख लीजिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होता है, तो ये जरूर, मतलब मैंने तो मतलब नोट्स भी बनाए थे हिंदू के, लेकिन वो रिवीजन नहीं हो पाया उनका, लेकिन मुझे लगता है कुछ फायदा हुआ था, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ, मतलब आप भी जब लिखते होंगे तो याद तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो मैंने तो नोट्स भी बनाए थे, और आप भी बना लेना। आप मतलब ज्यादा बड़े मत बनाना कि लास्ट टाइम पे हम रिवीजन ना कर पाए। मतलब क्या कर लेना कि प्रीलिम्स के लिए एक अलग से नोटबुक बनाना, और द हिंदू में कोई भी फैक्ट आता है, जैसे कोई रिपोर्ट आती है, कोई फैक्ट आता है, ये शायद प्रीलिम्स में कम काम आए, लेकिन मेंस में बहुत काम आता है। मेंस में दिक्कत यही हो जाती है कि पता तो होता है हमें क्वेश्चन, लेकिन दूसरों से अलग बनाना है। अब अलग बनाने के लिए कुछ फैक्ट चाहिए, डाटा चाहिए, तो जो आप हिंदू पढ़ेंगे उस टाइम आप मतलब राइट डाउन करेंगे, वो आप मेंस में यूज करेंगे। तो इसलिए हिंदू में से फैक्ट और डाटा आपको नोट डाउन करने हैं, अलग से एक कॉपी बना लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। और एक प्रीलिम्स के लिए क्विज मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है। मतलब मैंने बहुत की थी ऑनलाइन भी, टेस्ट सीरीज तो मैं बताऊंगी बाद में, क्विज भी मैंने की थी ऑनलाइन, जस्ट की वेबसाइट पे भी आती है, आप वहां देख लीजिए, या कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे। अगर मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से कोई क्विज हो रही है तो क्विज कर लीजिएगा, उससे मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे हिस्ट्री में अगस्त प्रस्ताव है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये बातें थी 3-4, लेकिन जब क्विज होती है तो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उस टाइम हमें ये पता चलता है कि हाँ ये वाला पॉइंट हमसे छूट गया था। ये रक्षा की जगह वो विदेश लिख देते हैं, और मतलब संविधान सभा में किस किस को शामिल करेंगे तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। तो जब हम क्विज करेंगे तो पता चल जाएगा कि शायद ये पॉइंट हमसे छूट गया था। तो इसलिए क्विज जरूरी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स से मतलब मैंने शायद 60 लगाए होंगे, 60 मतलब टेस्ट किए थे मैंने। ऐसे तो नहीं दिए कहीं टेस्ट, मैंने मतलब ले लिए थे वहीं से, और मतलब प्रिंटेड, और मैं बस कर लेती थी और फिर मैच कर लेती थी, और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन था, जो मुझे नोट डाउन करना होता था वो नोट डाउन। तो मतलब कम से कम 60 तो आपको करने ही हैं, हर हाल में करने। और ऐसे नहीं कि कर लेने और फिर बस छोड़ देने कि ठीक है इतना सही हो गया। मतलब करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन भी देखना है, ये भी देखना है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा हमें नहीं आया,
टेस्ट करेंगे तो 60 मतलब मोर देन इनफ है, इतना ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही। आपको कुछ पूछना हो प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए कि घबराहट होती है ऐसा कुछ, पर आप तो सब नए बच्चे हैं, पहली बार जाएंगे शायद, है ना प्रीलिम्स में। कुछ पूछना है बस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस पे आते हैं, बाद में याद आए तो बाद में पूछ लीजिए आप प्रीलिम्स के लिए। मेंस में देखिए पैटर्न आपको सबको पता है, कितने पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, एस्से का होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ऑप्शनल होता है ना, और फिर कंपलसरी होता है। कंपलसरी में हिंदी में तो हमें दिक्कत होती नहीं है, देखते ही नहीं है हिंदी वाला तो, है ना। इंग्लिश वाला थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो कंपलसरी सबसे पहले बता देती हूँ। जैसे कंपलसरी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, मतलब बिल्कुल पढ़क नहीं लेनी कंपलसरी वाले की कि हाई इंग्लिश का है, नहीं ऐसे कुछ नहीं। बस अगर आप डेली हिंदू पढ़ रहे हैं, डेली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो इतनी इंग्लिश तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। और बस इतना सा करना है कंपलसरी के लिए कि जब आप मेंस लिखने जाएं उससे पहले 2 पेपर, बस मैक्सिमम 2 कंपलसरी के पेपर अगर आप लिख लेंगे बैठ के यहाँ कोचिंग में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ मतलब मुझे दिक्कत हो रही है ना। तो 2 मतलब पेपर मैंने तो खैर नहीं लिखा एक भी, लेकिन लिख लेना, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि लिख लेना चाहिए। मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो मुझे लगा कि हो जाएगा इंग्लिश वाला तो लेकिन दे लेना 1-2 टेस्ट, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मतलब क्या ही 3 ही घंटे लगते हैं, क्या ही जाता है जब मेंस देंगे उस टाइम। तो एक कंपलसरी के लिए जो मैं बताऊंगी एस्से आता है, इसमें पहला क्वेश्चन एस्से आता है, शायद 100 नंबर का आता है, इंग्लिश में लिखना होता है। टॉपिक एकदम मतलब सिंपल होते हैं, एजुकेशन होगा, वुमेन होगा, हेल्थ होगा, या कुछ ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ ऐसा होगा। लेकिन बस एक काम करना है, पूरे पेज भर देना है, 6 पेज आते हैं इसमें। मतलब उसको ये लगना चाहिए कि इतनी इंग्लिश आती है कि भर दी है। लेकिन इतनी इंग्लिश तो हमारी ठीक है कि लिख देंगे, तो मतलब पूरे पेज भर के आने 6। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको आता नहीं था इसलिए पेज खाली रह गया। 6 पेज पूरे भरने और 1-2 पोएम याद कर लेंगे इंग्लिश की, मतलब जो कोर्स डाल सके, थोड़े खतरनाक 1-2 ऐसे हो कि उसको लगे आए इतना। तो जैसे मतलब मोस्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के होते हैं जो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और एक जॉन कीट्स के हैं 1-2, तो एक वो रविंद्रनाथ टैगोर का मैं तो हार में लिखती थी, Where the mind is without fear and the head is held high। वो लंबा सा था, मेरे पूरा याद कर लिया था कि ये चेक किया आना कि आए। तो इसलिए पोएम याद कर ली, मतलब कोई भी कोट्स, मतलब अच्छे कोई नेल्सन मंडेला के कोट्स हो या कोई पोएम हो जो अच्छे हो, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हो, नेल्सन मंडेला के, गांधी जी के हैं, विवेकानंद के हैं, ऐसे कोट्स। बस इसके लिए यही है। ग्रामर थोड़ी सी देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, मतलब कि ग्रामर में मतलब 20-25 नंबर मिल जाएं, ताकि ये ना लगे कि ग्रामर एकदम ऐसी है। तो बस कंपलसरी के लिए इतना है। आप एक तो टेस्ट देंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब कैसा आ जा रहा है कंपलसरी के लिए। उसके बाद GS1 सिलेबस आपको पता है सबको, हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आपको क्लासेस चलती होंगी, नोट्स मिलते होंगे। मेरे सोर्सेज थोड़े अलग रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर, मतलब ठीक है। सोर्सेज वो सारे कवर आपके टीचर्स करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जितना आपको पढ़ाया जाए पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, मतलब एकदम सीरियस, इस बार एकदम सीरियस पढ़ाई एकदम सीरियसली करनी है। कोई उसमें ऐसे नहीं कि नहीं, आप जितनी मेहनत से करेंगे ना, तभी मतलब जब ऐसे लगेगा आपको कि हाँ मतलब हम एफर्ट कर रहे हैं, तभी भगवान जी को लगेगा कि हाँ भाई बच्चा एफर्ट कर रहा है ना। तो पहले खुद को लगना चाहिए कि हाँ हम एफर्ट कर
पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, देन ओनली, ठीक है। आप अपनी मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, वो हमें नहीं सोचना है कि क्या रिजल्ट रहेगा, बस आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको रिवीजन के लिए बोला जा रहा है, जो आपके डेली के टारगेट्स हैं, आप एकदम कंप्लीट करिए उनको। देखिए टारगेट हमेशा मैं ऐसे सेट करती थी, थोड़ा ज्यादा सेट करती थी। जैसे मान लो एक दिन में स्पेक्ट्रम के 500-200 पेज पढ़े जाते हैं, मैं 250 लेके चलती थी कि आज 250 पढ़ने, क्योंकि मुझे पता था पढ़े तो जाएंगे नहीं 250 लेकिन मैं सोचती थी 250 पढ़ने, तो मैं 180 तक पहुंच जाती थी। पढ़ने होते हैं 200, मैं 250 लेके चलती थी तो 180 तक पूरे हो जाते थे। अगर इतना भी हो गया कि आप अपने डेली टारगेट्स के 60-70% भी पूरा कर रहे हैं, आप रात को सो रहे हैं जाके, तो आपको ये फील हो रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की है और जितना मेरा टारगेट था शायद कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगता है मतलब ऐसी कोई भी रुकावट नहीं आएगी जो आपको आईएएस बनने से रोके, ठीक है। वापिस आते हैं GS1 पे। देखिए GS1 में थोड़ा सा बेसिक अच्छे से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री है, आपको फ्रीडम स्ट्रगल एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे आएगा ही। ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी है या फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है, जो भी है, इसमें थोड़ा बेसिक पूछते हैं, मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है। अर्थक्वेक्स के बारे में, डिजास्टर्स के बारे में, जो भी मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है फर्स्ट वाले पेपर में। सोसाइटी आप मतलब मेन से 65 पढ़ लीजिएगा, या सोसाइटी के लिए आप डेली जो भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे कवर हो जाएगा, और सोसाइटी के लिए आपकी क्लासेस होती होंगी तो आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा बेसिक का ज्यादा रोल होता है। करंट अफेयर्स GS1 में थोड़ा सा कम होता है, बेसिक ज्यादा होता है, तो इस पे आप बेसिक पे एकदम कमांड रखिए GS1 में, ठीक है। और अपना मतलब आप क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे ज्यादा शायद हिस्ट्री से ही आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वाले मूवमेंट से। वैसे तो देखिए यूपीएससी डायनेमिक है, कभी कुछ भी पूछ ले, मतलब पोर्शन कुछ भी चेंज कर दे, हो सकता है इस बार ज्योग्राफी की ज्यादा आ जाए, तो आप ऐसे मतलब एकदम फिक्स करके ना चले, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है, वो सारा अच्छे से कवर करें, ठीक है। अब GS2 पे, इसमें वही पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक मैंने ऐसा कुछ बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब आप डेली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मेंस के टाइम में जो आपकी जो टेस्ट सीरीज होंगी उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं, वहीं से इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाता है, क्योंकि वे शायद 2 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के क्लास में, तो वो मुझे लगता है वहीं से कवर हो जाएंगे। मतलब देखिए स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, 1 साल में करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। अब इतना वास्ट सिलेबस है, अगर हम सारी चीजें सोचे कि सारे रिसोर्सेज कंप्लीट करें तो शायद रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो GS2 के लिए पॉलिटी ये एकदम अच्छे से, मतलब जो भी लक्ष्मीकांत है या जो भी आपकी कोचिंग की जो भी बुक है जो आपको मिली हुई है, उसको इतनी बार पढ़ना है कि मतलब टिप्स पे हो जाए। मैं लक्ष्मीकांत कम से कम 10-12 बार पढ़ूंगी, 10-12 बार, मतलब ऐसे कि मुझे एकदम ये हो गया था कि हाँ कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे। तो एकदम मतलब सारे कॉन्सेप्ट एकदम आपके टिप्स पे हो जाए, ऐसे आपको पढ़नी है पॉलिटी। और IR के लिए मैंने बता दिया, IR के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मतलब मेंस के टाइम आपको जो दृष्टि से सीरीज मिलती है, टेस्ट सीरीज, तो उसमें मॉडल आंसर से हो जाएगा, वो आप उस टाइम 3 महीने होते हैं तो कवर करेंगे। अब GS3 ये सबसे टफ, ये वाला पेपर आता है इसमें इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं, क्या क्या है, सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डायनेमिक होता है और थोड़ा इसमें करंट ज्यादा आता है। मुझे थोड़ी करंट से दिक्कत रहती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि आप बेसिक भी कवर कर लें और फिर करंट भी कर लें, रिवीजन भी कर लें। तो करंट में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती थी, आपको नहीं आएगी पर, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा सिंसियर है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप और आपकी क्लासेज जो चलती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब, और सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब बेसिक आइडिया हो, जैसे NDRF है, NDMA की जो गाइडलाइंस हैं, सब में वही है, मतलब कोई भी आपदा आएगी तो आप कैसे, मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके, तो वो सारे, ठीक है। आप GS4 ये वाला पेपर सबसे अच्छा है हमारे लिए, GS4
उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसको मतलब ऐसे लाइटली लेंगे लेना है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ले लिया था तो शायद मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो इसको इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं GS4 में, इसलिए इसको एकदम अच्छे। और इसमें पढ़ना भी ज्यादा नहीं है, मतलब जो भी आपकी बुक्स हैं, जो बेसिक आपका मतलब सिलेबस है, उसके हिसाब से जो आपको कोचिंग से मिली है, जो भी आप पढ़ेंगे वो एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद तो ये मतलब प्रैक्टिकल है, आपको केस स्टडी मिलेगी, आपको सोल्व करनी है। और केस स्टडी के लिए मैं कहूंगी आपकी टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा आप केस स्टडीज देखेंगे उतने मतलब आपको ये रहेगा कि हाँ मतलब ये मैंने सोल्व कर ली, ये वाली प्रॉब्लम। तो GS4 के लिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज सबसे मतलब लगानी चाहिए सबसे ज्यादा GS4 के लिए। और मैं आपको केस स्टडी का थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे लिखना है उस टाइम, ठीक है। तो GS4 के लिए आप आ जाते हैं ऑप्शनल पे, ये मेरा फेवरेट, ठीक है। ये वाला मेरा फेवरेट है। तो हिंदी लिटरेचर था मेरा ऑप्शन, तो आप में से भी ज्यादातर बच्चों का होगा हिंदी। अच्छा, कुछ का हिस्ट्री होगा शायद, पर हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर मिलते हैं हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन हिंदी में भी अच्छे मिलते हैं मतलब। तो ऑप्शन में 2 पेपर हैं। पैटर्न आपको पता है ना सारा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 इसमें अटेम्प्ट करने हैं। पहले वाला 5 वाला कंपल्सरी है और फिर सेलेक्ट करने हैं हमें उसमें से। तो देखिए इसके जो पहला पार्ट होता है, पहला पेपर का कै खंड होता है, जो इसमें ये भाषा वाला है, इसमें आप जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, मतलब ये तो एकदम मैं भाषा वाले के लिए कोई भी कुछ प्रेफर नहीं करूंगी, बस सर के जो नोट्स हैं एकदम मतलब रट लेना है उनको एकदम अच्छे से। मैं मतलब ऐसे लगा लूं कि जैसे ऐसे पूछा गया अवट, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं पहले वाले पेपर में, तो वो इस सर के नोट से उठा के डायरेक्ट, जैसे अवट की विशेषताएं पूछता है वो व्याकरणी, तो एकदम मतलब कट कॉपी पेस्ट कर देना है वहां से, एकदम मतलब नोट्स एकदम रट लेना है। इसका जो पहला पार्ट है ना कै खंड, जो भाषा वाला है, वो सीधा नोट्स में से आएगा। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, सिर्फ नोट्स पढ़े थे, सिर्फ नोट्स। लेकिन नोट्स मैंने इतनी बार पढ़े थे कि मतलब एकदम मुझे याद हो गए थे। जैसे सर का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना नोट्स में, मैं पेपर में वो पहले नंबर पे लिख के आई, दूसरा है वो दूसरे नंबर पे लिख, मतलब इस कदर मैंने उसको रट लिया था कि पहला वाला पॉइंट पहले नंबर पे, दूसरा वाला दूसरे पे, ऐसे। और भाषा खंड में मतलब ये हमारे पास होता है कि वो एकदम कुछ अलग नहीं पूछेंगे, सीधा पूछेंगे। आप देख लीजिएगा इस बार का पेपर जो ऑप्शन को हुआ है, लास्ट बार का जो हुआ है, सीधा पूछेंगे कि अववर्ड की व्याकरणिक विशेषताएं बताएं, और सर के नोट्स में सीधा हेडिंग है कि अववर्ड की व्याकरणिक विशेषताएं, तो आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो ये वाला जो खंड है इसके लिए मैं सिर्फ सर के नोट्स प्रीफर करूंगी। आप तो शायद क्लासेस में देखते होंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उस चीज के लिए, तो इसके लिए बस ये। और लास्ट में टेस्ट सीरीज तो वो मैं बता दूंगी लास्ट में। फिर सेकंड वाला है, उसमें वही आदिकाल वाला सारा रीतिकाल, सारा जो भी हमारा सिलेबस है, पढ़ना नोट से ही है, सर की क्लासेस से ही पढ़ना है। लेकिन मैं बस इसका मैं इसमें से अटेम्प्ट करती थी, इसमें से मतलब मुझे इस बार 145 मिले हैं इस वाले में, तो मतलब गुड स्कोर है। तो इस वाले में बस आपको सर के नोट्स अच्छे से रख लेना है एकदम, ठीक है। और सेकंड वाले पेपर में थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि सेकंड वाले पेपर में व्याख्या आती है। एक तो आपकी 10 की 10 व्याख्या सही हो जानी चाहिए। मतलब आप वो थोड़ा सा टफ पूछने लगे हैं, जैसे इस बार उन्होंने बहुत टफ पूछी थी व्याख्या, निबंध निलय से पूछी थी, और वो बच्चे पढ़ते नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था तो। लेकिन मतलब मेरी लास्ट टाइम भी 9 सही हुई थी, इस बार भी 9। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 10 की 10 सही हो जाए, मतलब ऐसा चांस ना छोड़े हम कि एक भी व्याख्या हमारी गलत हो, क्योंकि अगर आपकी 10 की 10 व्याख्या सही है तो वो अलग इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे की 10 की 10 व्याख्या सही है, तो मतलब फिर वो बाद में भी मार्किंग पे असर डालता है। तो व्याख्या आपकी एकदम 10 की 10 सही होनी चाहिए।
उसके बाद सेकंड वाले पेपर में क्या करना है, सेकंड वाला पेपर पता है ना, तो गोदाम ये सब है उसमें, तो थोड़े से ना एग्जाम्पल्स बदल लीजिए। मतलब एग्जाम्पल्स, जैसे सर के नोट से सब पढ़ते हैं, सबके सेम एग्जाम्पल हैं। अब पेपर जब एग्जामिनर चेक करेगा तो सबको सेम एग्जाम्पल मिलेंगे, सबके वही एग्जाम्पल है। तो थोड़े से मुझे लगता है आप एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए। जैसे गोदान हम पढ़ेंगे, मैलाचल हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें से हमें लगे जैसे नोट साथ लेके बैठ रहे हैं और हमें लगे कि इस एग्जाम्पल की जगह ये वाला एग्जाम्पल सेट हो सकता है, तो एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब उससे अलग लगता है। मैंने इस बार, लास्ट टाइम तो मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है, मतलब एग्जाम्पल्स थोड़े से चेंज करके, तो देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है मतलब जैसे सर से बात हुई या जिनसे भी, कि एग्जाम्पल थोड़े से बदल दीजिए, उससे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ठीक है। और ऑप्शन में तो क्या बताऊं, ऑप्शन में तो बस देखिए रिवीजन पे है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन, मैं जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था उस टाइम तक मेरा सिर्फ ऑप्शनल अच्छे से तैयार था, एकदम अच्छे से तैयार था। तो मुझे लगता है ऑप्शनल आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। ऑप्शनल में 270 प्लस तो लाने ही लाने हर आदमी, मतलब 300 अगर आ गए तो आईएएस ही सीधा है, ठीक है। तो 270 प्लस से ऊपर लाने ही लाने, मतलब 270 प्लस लाने ही लाने। 300 अगर आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ऑप्शन के लिए मैं बस ये बोलूंगी कि बार बार रिवीजन करना है। देखो हिंदी में हमारे एक फायदा होता है कि अपडेट नहीं करना है, कुछ न्यूज़पेपर से नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा क्या करना है, रटना है। जितना आप मतलब अच्छे से रट सकते पहला पेपर, दूसरा वाला पेपर थोड़ा सा समझना भी है, मतलब समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है उस हिसाब से। तो ऑप्शन आप अच्छे से करिए, मतलब अगर ऑप्शन पे कमांड हो गई तो कुछ जीएस वाला मतलब मैनेज हो जाएगा अगर कहीं मिस्टेक हुई, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, जैसे ऑप्शन के 16 टेस्ट मिलते हैं, वो लिखने हैं, मन नहीं करेगा बिल्कुल लिखने का, मैंने तो 2 ही लिखे थे लेकिन लिखने हैं बिल्कुल भी। मैंने सोचा था लास्ट टाइम की इस बार अगली बार सारे लिखूंगी, लेकिन इस बार 3 तक ही हुआ, 3 लेकिन लिख लेना, क्योंकि मैंने चाहे लिखे नहीं हो, लेकिन मैंने सारे मतलब जितने भी टेस्ट हैं उनकी फ्रेमिंग कर ली थी। जैसे टेस्ट लेके और पहला क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगी, और फिर देख के अच्छा इसमें ये वाला मैंने नहीं लिखा, तो मतलब एक टाइप से वो यही हो जाता है कि आप फ्रेमिंग ऐसे कर ले कि आपकी मतलब नजरों से सारे क्वेश्चन निकल जाएं कि अगर ये वाला है तो ऐसे लिखना। देखो लिखना थोड़ा टफ होता है, और उस टाइम मेंस के टाइम इतना प्रेशर होता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर लिखना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाना चाहिए और लिख लेना, मतलब कम से कम 8-9 तो लिख ही लेना। मतलब कोशिश करना कि सारे एक बार, मतलब जो डेली टेस्ट आपके होते होंगे, तो आप तो वैसे लिखते होंगे डेली टेस्ट, हमने तो नहीं लिखे, तो मतलब लिखना अच्छे से है, ताकि मतलब वहां पे जाके टाइम इतना कम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी डिमांड को समझना है, उसके बाद सीधे लिखना है। इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचे कि अच्छा ये वाला एग्जाम्पल था, बस इतना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सीधा पढ़ा, डिमांड समझी और सीधा राइटिंग स्टार्ट की। मुझे एक रहता था ब्लैक पेन वाला कि क्या करें, ब्लैक पेन यूज करें ना करें, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम मैंने खूब ब्लैक पेन यूज किया था, मैंने जितना मुझसे हो पाए, जीएस में भी और ऑप्शन में भी ब्लैक पेन अच्छे से यूज किया था, हेडिंग वेडिंग। लेकिन आप अपनी स्पीड देख के करिएगा, मतलब क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन हो रहे हैं 16 ही, ऐसे नहीं, ठीक है। ब्लैक पेन आपको तब यूज करना है तब आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आप मतलब कर ले जाएंगे, मतलब पूरा पेपर कर ले जाएंगे ब्लैक पेन के साथ भी। तो इस बार मैंने थोड़ा कम यूज किया, मैंने सोचा क्वालिटी पे ध्यान देते इस बार, तो थोड़ा सा ब्लैक पेन। लेकिन आप अपनी कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए कि अगर आपको लगे कि आपकी स्पीड अच्छी है और आपको याद भी अच्छे से है तो थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, उससे थोड़ा ठीक लगता है। मतलब जेल पेन, बॉल पेन, मैंने क्वेश्चन देखे हैं ये वाले बच्चों के, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो मैंने जेल पेन यूज किया था, जेल से थोड़ी स्पीड मतलब फास्ट हो जाती है, स्पीड ज्यादा रहती है और थोड़ा सुंदर भी लगता है देखने में। लेकिन आप मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, पहले टेस्ट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा बॉल पेन से भी और जेल पेन से भी कौन सा है, ठीक है। और अब ऐसे वाला ऐसे में सबकी बुक आती है निबंध दृष्टि वाली, वो मैंने भी पढ़ी थी मतलब आइडिया लेने के लिए।
और एक निशान सेंसर की आती है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे ऐसे मतलब मुझे लगता है कि देखनी चाहिए आपको। मतलब उसमें जो टॉपर्स थे ऐसे लिखे हैं वो सब, उसमें से मैंने क्या किया था, मैंने पढ़े तो 2-4 ही थे, लेकिन कुछ कोर्स थे उसमें बहुत अच्छे, तो मैंने सारे ऐसे में से जो कोर्स थे अच्छे अच्छे जो उन्होंने लिख रखे थे टॉपर्स में, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना होता है, मतलब इतनी गहराई होनी चाहिए बातों में, डायमेंशंस कितने उठाने हैं, और थोड़े कोट्स मतलब अच्छे। और हिंदी साहित्य वालों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, कोट्स इतने रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप अपना ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन की तैयारी वैसे ही हो जाएगी, मतलब सॉरी ऐसे की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। बस हाँ, पेपर से पहले ऐसे लिख के देखना है, वो आप जब मेंटरशिप में जाएंगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, तो अपने आप आपको इतने मतलब टेस्ट लिखने पड़ेंगे कि ऐसे आप लिख लेंगे। तो ऐसे के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस थोड़ी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। कल बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा था हैंडराइटिंग के बारे में भी, तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब कम से कम एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से समझ रहा है, उसको लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। और ऐसे में तो इतना टाइम होता है कि आप अच्छे से सोच सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, ब्लैक पेन अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी मतलब ठीक होनी चाहिए, मतलब कि ताकि सामने वाले को देखो, थोड़ा तो फर्स्ट इंप्रेशन होता ही है हैंडराइटिंग का, तो मतलब कोशिश करिए कि ठीक लिखे हैंडराइटिंग। तो ऐसे के लिए बस इतना ही, ऐसे में तो यही है। तो मेरी तरफ से तो हो गया, बताना तो मुझे बोलिए। देखिए मैगजीन मैंने तो नहीं पढ़ी, मतलब पर आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपके पास अगर टाइम है और आपको लगे कि अच्छी होती है। मैंने आप बाद में देखी है वो कि हाँ अच्छी होती है, मतलब उस टाइम शायद टाइम की इतनी कमी थी और शायद हमारे घर पे तो अवेलेबल नहीं होती थी, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। तो मैगजीन मैंने कोई नहीं पढ़ी, ना योजना पढ़ी, ना कुरुक्षेत्र पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, ना रीजन की पढ़ी, मंथली। हाँ बस लास्ट में मेंस के टाइम पढ़ी थी, एक बार देख लिया था ऊपर से कि मतलब थोड़ा सा बुक्स उसमें आती है ना अच्छी अच्छी बुक्स, तो ऐसे के लिए बुक्स को मतलब आपको क्वालिटी वाला देखना है, उसमें बुक्स आती हैं। शायद मैंने कॉलम देखा है मैगजीन में, कोई अच्छी बुक आती है तो उसके बारे में कुछ सिनॉप्सिस सा होता है उसका, तो वो नोट डाउन करेंगे आप और ऐसे में लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए मैगजीन, है ना। लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन पढ़ लेना चाहिए थोड़ा अगर टाइम है। और बताइए, हाँ बोलिए। शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है। शॉर्ट नोट्स, देखिए नोट्स मैं तो ज्यादा बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। नोट्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम शुरू में जब मैंने कोशिश की तो वो ही छाप दी, जो उसमें थे, जो लगा कि सारा इम्पोर्टेंट है, अब क्या ही छोड़ दूं इसमें से, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं। तो मैंने ज्यादा नहीं बनाए, थोड़े थोड़े बनाए थे। मैंने बताया ना जैसे हिंदू के बनाए थे मैंने, लेकिन मेरी ये गलती हो गई कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नहीं बनाए। आप ये करना, जब आप हिंदू पढ़े तो प्रीलिम्स की अलग नोटबुक, मेंस की अलग। आपको लगे कि कोई ऐसा फैक्चुअल है तो वो प्रीलिम्स वाली में नोट करना, और कोई ऐसा लगे कि मतलब अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आया है कि हाँ उसमें हम दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कुछ उसके पॉजिटिव बताए गए हैं, कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मेंस में आ सकता है, तो आप वो मेंस वाली में नोट डाउन करिए। और ऑप्शनल के लिए नोट्स मैंने नहीं बनाए, ऑप्शनल के लिए सबके नोट्स हैं, तो नोट्स बनाने में क्यों ही मुझे लगता है ऐसा। मतलब प्रदीप द्विवेदी है, देखा होगा ना उनका भी आपने, हिंदी साहित्य में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं उनके 1-2 वीडियो देखा था जब मैंने शुरू किया, तो उन्होंने भी ये बोला था कि मैंने नहीं बनाया, तो मुझे लगा मैं भी तो मैंने भी नहीं बनाया। मुझे लगा ठीक है, मतलब जितना टाइम मैं नोट्स बनाने में लगाती उतना मैंने एक बार और रिवीजन कर लिया। तो मतलब ऑप्शन की तो मैं यही कहूंगी कि मतलब मुझे लगता है कि हमारा सिलेबस इतना कम है हिंदी का
कि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, मतलब उतना आप रिवीजन करें। और ये होता है कि पेपर के टाइम कैसे याद करेंगे, तो मतलब 5 दिन मिलते हैं ऑप्शन से पहले मेंस में, तो मुझे लगता है 5 दिन इनफ होते हैं। आप नोट्स को एक बार मतलब गो थ्रू कर सकते हैं उससे। 5 दिन होते हैं, शायद 7 बुकलेट होती है हमारी नोट्स वाली, तो आप एक दिन में 1.5 भी करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। तो ऑप्शन के लिए तो नहीं, जीएस के लिए आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ कहीं कहीं बनाने चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बना लीजिए। और आपको तो क्लासेस में लिखवाते होंगे ना, तो वैसे ही नोट्स का भंडार है। तो हाँ बोलिए। पेपर पेज, हाँ देखिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समझने में तो दिक्कत आती है ना। मैंने जब लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ी थी तो आई थिंक मेरी 11 दिन में पूरी हुई होगी, मतलब क्योंकि समझना भी उसको और पहली बार पढ़ना, और मैंने उसी से शुरुआत की थी तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 7 दिन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फिर 6 दिन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट बार पढ़ेंगे 5 दिन हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे आपकी, और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि शुरू में ऐसा हो रहा है, शुरू में सबके साथ होता है। देखिए हर कैंडिडेट को ऐसा फील होता है कि आज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो जो मतलब एक मतलब टाइम आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम बहुत थोड़ा पढ़ रहे हैं या हमसे तो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मतलब आप कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढिए कि आपको लगे कि उससे आप मोटिवेट होते हैं। तो बीच बीच में ऐसा भी नहीं है ना रोबोट बन के पढ़ना है। मुझे लगता है 8 आवर्स मोर देन इनफ है, 8 आवर्स मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस बुक खोल के 8 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे नहीं। 8 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब मन लगा के कि आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। मैं जब मोटिवेट मतलब डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं हो रहा है, मैं बुक्स बंद करती थी, मैं अपनी मम्मी से बतियाती थी 1 घंटे आराम से। ये पढ़ाई की बात नहीं, मैं और बातें इधर उधर की जो भी होती है वो आराम से। फिर मुझे लगता था हाँ खूब टाइम खराब कर लिया है अब मैंने, और फिर मुझे लगता था कि हाँ मतलब आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको एनर्जी मिले, आपको लगे कि हाँ भाई अब पढ़ना है। तो ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है। बीच बीच में ऐसे स्टेजेस आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है या डिमोटिवेट फील हो रहा है, उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पहली बार में ही कर लेंगे, है ना। हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्री को लेके अंदर बहुत डर रहता है कि प्री नहीं निकले तो मैम कहाँ से निकालेंगे, तो मैम प्री के लिए मतलब उस डर को खत्म करने के लिए क्या करें, और जो पेपर होता है उसमें मतलब कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं जो हमको अटेंड करनी चाहिए। देखो अटेंड वाला तो मैंने बता दिया कि शुरू में जब आप एक बार थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, मतलब प्रीलिम्स में कि जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, तो मैं थोड़ी जल्दी पढ़ देती थी। तो जब आप पहली बार में क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस टाइम आप वो सारे अटेंड करेंगे जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो एकदम अच्छे से आते हैं, हम कर लेंगे। फिर जब आप दोबारा करेंगे, मैं क्या करती थी, जैसे जब अटेंड करती थी जो आ गए वो तो सीधा निशान लगा लिया, और जो मेरे को लगता था थोड़ा डाउट है, मतलब मैं करूंगी जरूर लेकिन थोड़ा डाउट है, उन पे मैं ऐसे मतलब सर्कल लगा देती थी, ताकि जब दोबारा मैं मतलब आऊं गो थ्रू करूं तो मुझे आसानी रहे कि हाँ ये वाला करना है अटेम्प्ट हर हाल में, बस ध्यान से देखना है। और जो बिल्कुल ही नहीं आता था वो एकदम लास्ट में, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगे शायद क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, सिर्फ एक बार। और एकदम डरना एकदम नहीं है प्रीलिम्स में, एकदम मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई कितना पढ़ के जा रहा है इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ के गए, आप उस टाइम कितना स्टेबल है, मतलब उस टाइम कितना स्टेबल है आपका माइंड। देखिए ऐसा तो है नहीं कोई बिना पढ़े जाएगा उसको प्रीलिम्स हो जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पढ़ना है लेकिन पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यूपीएससी करने आया वो पढ़ता नहीं होगा, लेकिन हमें उस टाइम स्टेबल रहना है। इस बार मेरा रिजल्ट है, उसके 5 दिन बाद प्रीलिम्स था और रिजल्ट नहीं आया था, तब तक वैसे पढ़ाई नहीं हुई कि रिजल्ट आएगा तभी देखिए, और रिजल्ट आ गया उसके बाद 5 दिन तक तो ये रहा कि रिजल्ट आया। तो
तो एकदम मैं बिना बुक खोले और ऐसे प्रीलिम्स देने गई थी और हो गया प्रीलिम्स, क्योंकि उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस था और मतलब शायद पॉजिटिव एनर्जी थी, तो इसलिए शायद, और मुझे लगा लास्ट टाइम से बहुत अच्छा हुआ इस बार, शायद 100 क्रॉस कर जाए स्कोर। तो इसलिए आप उस टाइम कितने मेंटली एक्टिव हैं और स्टेबल हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। तो उस टाइम एकदम घबराना नहीं है प्रीलिम्स के टाइम, ऐसे सोचना कि हो जाएगा, बस मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, घबराना नहीं है। और पढ़ के तो आप जाएंगी, मेहनत तो आप करेंगी, तो ऐसा तो है नहीं कैसे ही चले जाएंगी। और आपने पहले क्या पूछा था? मैंने यही पूछा था कि मतलब डर लगता है। हाँ, तो मैंने क्लियर नहीं हुआ तो मैं कहाँ से क्लियर? नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, एनसीईआरटी कंपल्सरी क्या? एनसीईआरटी आपने कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी थी और हम कौन से सब्जेक्ट की पढ़े हैं? एनसीईआरटी मुझे लगता है बेसिक बुक होती है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पढ़ना चाहिए। अब देख लीजिए सारे टॉपर्स आई थिंक ऑलमोस्ट ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मुझे मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एकदम एनसीईआरटी से शुरू की थी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है, और ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की 9th से स्टार्ट होती है। तो 9th वाले में तो कुछ है नहीं, पालमपुर की कहानी है। तो और वो 11th में भी शायद मैक्रो माइक्रो है, तो माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें ग्राफ में है। वो तो मैं तो ऐसी थी कि मैं तो ग्राफ भी पढ़ दिए थे। तो मतलब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें मैक्रो है, जिसमें मतलब मुद्रास्फीति और ये सब बताए गए हैं, वो वाला पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी को पढ़ लेनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे एकदम बचपन से हम पढ़ते ही हैं, मतलब 10th 11th 10th तक तो सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी होती है वो तो इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब वो तो पढ़नी ही है, मस्ट है। वो जो उसमें 11th की ज्योग्राफी है, शायद फिजिकल ज्योग्राफी नाम है उसका, भौतिक भूगोल, हाँ वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी हार्ड है। पहली बार में पढ़ेंगे तो पता क्या ही लिख रखा है उसमें, समझ में नहीं आएगा क्या लिख रखा है। तो पहले बार में नहीं आएगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो पढ़नी ही है। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, अगर टाइम है तो मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए, मतलब मैं यही बोलूंगी कि पढ़ लेनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में दो पास चलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट एकदम फर्स्ट रैंक चाहिए आपको? किसी को पता नहीं रहता मैं फर्स्ट टाइम का टॉप में आ सकता हूँ। एक तो नीचे ऊपर। अच्छा, एक तो नीचे ऊपर लेकिन आना टॉप। हाँ भाई बिल्कुल आ सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बिल्कुल आ सकते हैं, थोड़ा सा बस वही बात है कि आपकी मेहनत कितनी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी बहुत मैटर करती है। आप दूसरों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहिए, मतलब आपको खुद को ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ। मैं भगवान जी से यही कहती थी कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे बस उतना दे दीजिए। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे से जो लोग ऊपर हैं उन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी, तो इसलिए वो डिजर्व करते हैं। जब आपको खुद को ये फील होगा ना कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि, तो इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहिए, तो रैंक भी आ जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। Anyone else? Yes. देखिए सिलेबस तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट्स भी आपको पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी डिजास्टर जो भी है, जो एकदम कोर सब्जेक्ट है। जैसे पहले वाले में GS1 में हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, दूसरे वाले में पॉलिटिकल साइंस है, IR है, मतलब प्राइमरी तो नहीं लेकिन सेकेंडरी है इतना इम्पोर्टेंट वो भी। थर्ड वाले में इकोनॉमिक्स है, ये मतलब कम से कम 10 सब्जेक्ट तो हैं। तो आप इस हिसाब से अपने मतलब टाइम दीजिए कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी,
जैसे मैंने बताया, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने देखा है आपकी जो कोचिंग में भी जो बुक्स मिलती है, उनमें लिखा रहता है कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन आए, तो आपके लिए तो और भी इजी है, तो आप उस हिसाब से टाइम दीजिए। लेकिन देखिए, सिलेबस पूरा करना है, मतलब हिस्ट्री का सिलेबस पूरा होना चाहिए आपका, स्पेक्ट्रम में जो मतलब जो भी आपका जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके सोर्सेज हैं, वो पूरे होने चाहिए। आपको उस टाइम जब आप मेंस लिख रहे हैं, तो ये टाइम ये फील होना चाहिए कि हाँ, मतलब मैंने सिलेबस अच्छे से कवर किया है। टाइम मैनेजमेंट देखिए थोड़ा आपको खुद ही करना पड़ेगा उसमें, मतलब आप अगर दिन को पढ़ने वाले हैं या रात को पढ़ने वाले हैं, और किस सब्जेक्ट को आप कितना अच्छे से पढ़ जाते हैं। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो मुझे उसमें ज्यादा टाइम लगता है, पॉलिटी में अच्छे से पढ़ लेती हूँ तो कम टाइम लगता है। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। ओके, करंट अफेयर्स जैसे हमारा एग्जाम होता है प्री, तो हम कितने दिन पहले का रेडी करें, कितने टाइम पहले? एक साल मैम, करंट अफेयर्स की तैयारी हम कैसे करें कि हमारा एग्जाम अगर जून में है क्लियर, तो हम कितने समय का पहले उसको रेडी करें? मैंने बताया ना कि एक साल, मतलब एक साल का तो आपको एकदम होना चाहिए। मैंने अगस्त में शुरू किया था, अगस्त 2020 में, और मेरा जून 2021 में प्रीलिम्स था, लेकिन वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया था 2 महीने, शायद अक्टूबर में सितंबर में था कुछ ऐसा। तो मतलब एक साल का तो आपको एकदम कवर करना है। आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं अगर आपकी कोचिंग चल रही है, तो मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा की होती होगी, तो आप इतना तो कवर करिए कि 1-1.5 साल का हो जाएगा। मैम, जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, तो उसके लिए क्या करें, उसको कैसे इम्प्रूव करें? स्लेट वाली कॉपी आती है, आप ऐसी खराब है कि आपको उस पर दुख हो रहा है कि हैंडराइटिंग खराब है, तो उसके लिए तो स्लेट वाली कॉपी हो सकती है। मतलब एक बार लिख लीजिएगा, क्या उसमें दिक्कत है, मतलब ताकि अक्षरों की बनावट एकदम ठीक रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हैंडराइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अच्छी हो तो अच्छा होता है। मेरी थोड़ी, मैं तो ऐसे लिखती थी एकदम जचा जचा के, एकदम हैंडराइटिंग से नंबर दे दो। तो इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मैटर करता है थोड़ा सा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? देखिए, आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट शायद मैंने बताया नहीं, आंसर राइटिंग वाला, ये ही सब कुछ डिसाइड करेगा। आपके पास कितना ज्ञान है, दैट डजंट मैटर। आप उसको अपने एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए, आंसर राइटिंग सबसे पहले तो कब से शुरू करनी है, सच्ची बताऊं? आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद की थी, एकदम मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं था इसलिए नहीं की थी। मैं घर थी तो वहाँ थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब चेक करवाना, किससे करवाना है टेस्ट वगैरह, लेकिन मैं ऑप्शन के लिख लेती थी। मैंने बोला ना, ऑप्शन में तो मैं ऐसा मतलब हो गई थी प्रीलिम्स से पहले कि मैं टेस्ट लिख लेती थी सारे। तो ऑप्शन की आंसर राइटिंग मैंने शुरू कर दी थी पहले से, जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम कर दी थी। लेकिन प्रीलिम्स की मैंने अच्छे से मतलब 1-2 क्वेश्चन लिखे होंगे, लेकिन वो वैसे ही लिखे थे बस कि 10 मिनट में लिख रही हूँ, 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। लेकिन एकदम सीरियस वाली प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था दृष्टि वाला, और यहाँ मतलब इन्होंने टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड करवाई, और डेली टेस्ट होते थे। लेकिन मैंने यहाँ बहुत ऑनेस्टली से किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम नहीं किया, तो मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया। मैं डेली टेस्ट लिखती थी, मतलब जो डेली वाला होता था। और जीएस के भी मैंने लास्ट टाइम तो सारे टेस्ट लिखे थे, जितने भी हमारे टेस्ट हुए थे जीएस के 16-22 पता नहीं कितने हुए थे, तो सारे लिखे थे। लेकिन आपको इतना तैयार रहना है, ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखेंगे। मतलब प्रीलिम से पहले आपको सारा
थोड़ा सिलेबस हो जाना चाहिए और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि हाँ मैं लिख लूंगा, लिख लूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स की बात भी अगर आप शुरू करेंगे लेकिन आप अच्छा लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा ना लैंग्वेज मैटर करती है। अब सबकी कैपेसिटी अलग होती है, शायद मेरी कैपेसिटी आप जितनी नहीं है और आपकी मेरी जितनी नहीं है, तो मैं थोड़ा मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं वैसे लिखती थी, मतलब अच्छे अच्छे शब्द, भारी भरकम वाले, अभिभूत और पता नहीं क्या क्या लिख देती थी क्वेश्चंस में, है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य वालों की तो हिंदी साहित्य से हो जाती है थोड़ी सी ठीक, तो मुझे लगता है लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप लिखें तो अच्छा लिखें, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो कोचिंग आपके पास अवेलेबल है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें हमेशा डिसिप्लिन ही रहना है एकदम, और सारे टॉपर्स एकदम डिसिप्लिन रोज ही लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग आपको प्रीलिम्स से पहले शुरू कर देनी चाहिए। मतलब प्रीलिम्स के बाद तो आपकी चेक भी होने लग जाएगी, मतलब आपकी तो पहले भी चेक हो जाती है डेली जो टेस्ट है, तो जो डेली टेस्ट होते हैं वो लिख लिया करें, मतलब थोड़ा सा उसमें ना नुकर ना करें, बस थोड़ा डर रहता है। जब एक बार आप लिखना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे ये तो पता है, सबसे पहले इंट्रो होता है। इंट्रो में क्या करना है, 2 से 3 लाइन में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कुछ भी कोई स्कीम पूछा है या कोई वाटर पोल्यूशन पे पूछा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 की क्रांति, कुछ भी इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 2 से 3 लाइन का, ठीक है। उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है, जो क्वेश्चन की मुख्य डिमांड है, मतलब जो उसमें पूछ रखा है, देखिए डिमांड समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब वहां इतना प्रेशर होता है मेंस के टाइम कि आपको बस पढ़ना है क्वेश्चन, डिमांड समझना और सीधे लिखना है। इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस टाइम सोच पाए। अगर आपका पेन रुक गया बीच में तो इसका मतलब क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए आपको पहले से इतना प्रिपेयर होके जाना है कि उस टाइम आप इतने, मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और डिमांड अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से। अगर वो रीजंस पूछ रहा है तो आपको रीजंस ही लिखने हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो गई 1-2 क्वेश्चंस में, सबसे हो जाती है शायद, लेकिन मैं मतलब आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डिमांड एकदम गलत नहीं समझनी। जो वो पूछ रहा है चाहे उस पर 10 सेकेंड लग जाए, एक बार रुक के आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, देन इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट, मतलब ऐसा, मतलब ट्रांसलेशन में हो जाता है कि वो इंग्लिश में कुछ पूछ रहे हैं, हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं। तो आप हिंदी का भी पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश का पढ़िए, और फिर अपनी, मतलब जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वही डिमांड लिखनी है आपको, मतलब उसका ही आंसर लिखना है। तो बॉडी में आप वही लिखेंगे जो उसकी मेन डिमांड है। उसके बाद कंक्लूजन। हाँ, और एक सेकंड, बॉडी में लिखेंगे कैसे? देखिए कोशिश करिए कि जितने एस्पेक्ट्स वो पूछ रहा है, जितने डायमेंशन वो पूछ रहे हैं, सारे कवर हो जाए। चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन, इस बार GS2 में शायद एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा था और सार्क के बारे में पूछा था, 10 नंबर में पूछा था। उसमें उसने ये भी पूछा ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी बताओ, इनमें समानताएं भी बताओ, आगे की राह भी बताओ, ये इससे अलग कैसे, मतलब 4-5 चीजें पूछी थी 10 नंबर में। और 10 नंबर में सिर्फ 2 पेज होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो कोशिश करना है चाहे आप 2-2 पॉइंट लिखें, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आप सारी एड्रेस करें। मतलब समानताएं भी बताएंगे आप, असमानताएं भी, जितनी वो पूछ रहा है, जितने एस्पेक्ट वो पूछ रहा है, चाहे आपको 1 पॉइंट आता हो, 2 पॉइंट होता हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आपको सारे एड्रेस करने हैं। दूसरा, कोशिश करनी है कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, ठीक है। मतलब जितना, मतलब एग्जामिनर के लिए हमें ये इजी बनाना है कि हम, मतलब वो आसानी से चेक करें। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा कि वो आराम से जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो समझ जाए। तो कोशिश करिए जब टेस्ट लिखें तो पॉइंट्स में लिखें। और मैं ऐसे लिखती थी, जैसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, मान लो 3 लाइन का यहाँ तक हो गया, उसके बाद जो उसने मेन पूछा है मैं यहाँ हेडिंग बना देती थी। ब्लैक पेन से अगर आप कंफर्टेबल है तो ब्लैक से, अदरवाइज ब्लू से ही बना दीजिए, क्योंकि पेन जब चेंज होता है तो वो थॉट प्रोसेस एक बार रुकती है। ये इस बार मुझे लगा कि ऐसा होता है। लास्ट टाइम तो मैंने बस पेपर पूरा कर दिया था कि पूरा हो जाए, बस किसी तरह जो आता है लिख देना है बस, लेकिन पेन चेंज भी किया लास्ट टाइम, मतलब ब्लैक ब्लू। इस बार नहीं किया, सिर्फ ब्लैक मतलब ब्लू से लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस रुकती है, पेन चेंज करते हैं उस टाइम। तो हेडिंग बना दीजिए
बॉक्स भी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पॉइंट डाल, उसके बाद यहाँ नंबर डालेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी सब हेडिंग बनानी होती है, तो मैंने ये किसी टॉपर से ही सुना था, मतलब उसकी शायद कॉपी देखी होगी, शायद सुना हो, तो मैं यहाँ ऐसे 1.1 ऐसे बनाती थी, फिर ऐसे लिखती थी इसमें ऐसे, फिर यहाँ इसके लाइन में लिखती थी 2, फिर ऐसे। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब देखने में समझ में भी आ जाता है कि ये हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग्स है। 1.1 1.2 ऐसे ए लिखते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है हिंदी वाले, तो 1 ही लिखिए, 1 फिर देन 1.1 1.2 ऐसे, ठीक है। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। देखिए बॉडी में आपकी नॉलेज मैटर करती है, जो उसने पूछा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, आपने अच्छे से एड्रेस किया है या नहीं, वो मैटर करता है। लेकिन कंक्लूजन आपको हमेशा कैसा लिखना है, पॉजिटिव, मतलब थोड़ा आशावादी होना चाहिए, मतलब भविष्य को मतलब अच्छा दिखाने वाला ऐसा होना चाहिए। तो कंक्लूजन में मैंने क्या किया था, मतलब 5-6 चीजें याद कर रखी थी, 5-6 चीजें याद कर रखी थी। जैसे एक तो अपने होते हैं SDG, एक तो हमारे होते हैं SDG, पता है ना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य। ये वाले आपको 13 की तरह याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे, 2 3 4 5 सारे एकदम टिप्स है। जैसे कोई भी गरीबी में क्वेश्चन आया, मुझे याद था कि SDG 2 तो डालना ही डालना, नो पॉवर्टी जीरो पहला, सॉरी SDG 1, ठीक है। तो एकदम 13 की तरह आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आपको समझ में आ जाए इसमें ये वाला SDG डालना है। जैसे क्लाइमेट एक्शन पे आ गया तो मैं SDG 13 डालूंगी, चाहे मैं इंट्रो में डाल दूं चाहे मैं कंक्लूजन में डाल दूं, लेकिन मैं कोशिश करती थी कंक्लूजन में डालूं। तो आप अपने कंक्लूजन में तो SDG डालेंगे। एक अभी वो जो प्राइम मिनिस्टर का मन की बात में वो 5 प्रण वाला याद है ना, याद कर लीजिए, 5 विकसित देश और जो भी है उनका वो वाले। मैंने पूरी कोशिश की थी लास्ट में जहां भी हो सके 5 प्रण एक दो क्वेश्चन में लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद एक था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, ये मैंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे और ऐसे मतलब लास्ट में थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए। और भी थी, मतलब ऐसे 4-5 मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी आपको पॉइंट मिले वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, या मैंने किसी टॉपर की कॉपी से और देखा था कि पता नहीं किसी से देखा था कि वो कोई बुक डालते थे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई गरीबी या विकास को लेकर, अमर्त्य सेन की बुक है काफी, तो आप कोशिश करिए कि ऐसा कुछ इनोवेशन करें कि मतलब एग्जामिनर को, क्योंकि मार्क्स वही देने होते हैं लास्ट में, तो थोड़ा सा अगर उसको लगेगा कि कुछ अलग हुआ है तो आप कोशिश करिए कोई बुक जो अच्छी है, मतलब अमर्त्य सेन की है, जो भी मतलब अच्छे लोग हैं इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में, आप उनकी बुक कोट कर दी, मतलब नीचे कि इस बुक में भी भारत के लिए ऐसा कहा गया है, तो मतलब हम आशा करते हैं कि तब तक हम ऐसा करेंगे, मतलब अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। तो कंक्लूजन डन। और तो बस यही बताना है मुझे। हाँ बोलिए। डायग्राम का यूज कैसे करना है? हाँ डायग्राम, देखिए टाइम इतना कम होता है, बहुत कम, सिर्फ 7 मिनट होती है 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में, और आपको उस टाइम क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद सोचना है कि अलग क्या लिखना है, उसके बाद फ्रेम करना है कि ये इंट्रो में ये ऐसे ऐसे, और फिर डायग्राम्स भी बनाने हैं। लेकिन डायग्राम्स बिल्कुल बनाइए, कोशिश करिए कि डायग्राम हर जगह में, जैसे मैप, एक तो मैप हो गया, एक तो मैप वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, मतलब दोनों मैप आप एकदम ऐसे कर लीजिए कि 2 मिनट में बना दे, 2 सेकंड में। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं देख के बनाती थी 1-2 बार, लेकिन 2 बार मतलब 4-5 बार मैंने प्रैक्टिस की और फिर 1-2 टेस्ट में यूज किया तो मतलब हो गया, फिर वो अपना हाथ ऐसा फ्री हो जाता है एकदम मैप पे। तो वर्ल्ड वाला भी, वर्ल्ड का भी आपको एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि आपको ड्राइंग बनानी है, ऐसा कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो मैप बनाइए आप वर्ल्ड का और इंडिया का। और फ्लो डायग्राम,
मतलब फ्लो चार्ट जैसे लिखते हैं तो उसमें बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक दो ढूंढे थे, उस टाइम दिमाग में रहते तो नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आ जाएंगे। जैसे मैंने ये देखा था किसी की नोटबुक में, मतलब मैं अलग बनाती थी थोड़ा ऐसे, यहाँ हेडिंग लिखती थी और फिर ऐसे करती थी, ऐसे 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 और ऐसे। मैंने ये किसी में देखा नहीं था, एक दो लोगों की में देखा था तो मुझे लगा अच्छा है। तो ऊपर मैं लिखती थी पॉजिटिव और नीचे मैं लिखती थी नेगेटिव, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर ज्यादा मुझे याद नहीं जाता तो मैं यहाँ ऐसे कर देती थी, यहाँ नेगेटिव मतलब नकारात्मक और यहाँ ऐसे करके सकारात्मक फिर लिखती थी, तो अच्छा लगता है। मतलब पूरा पेज अगर आपका आपसे पूछा गया है, कोई स्कीम दे दी और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, तो आप पूरे पेज पे अगर ऐसे बना रहे हैं तो मुझे लगता है ये हिट करता है। तो ऐसे डायग्राम्स जो मतलब अच्छे, एक ये मैं बनाती थी, एक ऐसे बनाती थी कि यहाँ मतलब जैसे टॉपिक लिख दिया, जैसे ये पेज होता है ऐसे ऐसे, यहाँ मैं टॉपिक लिख देती थी और फिर ऐसे 1 2 3 फिर जैसे याद आते रहते थे पेपर में, क्योंकि पहले से तो सोचते नहीं, लिखते रहते याद आते रहते, तो मैं बढ़ाती रहती थी ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला एक और होता है, ये वो तो सिंपल होता है कि यहाँ हेडिंग डाल दो 1 2, ये सबसे इजी है। जब लास्ट में एकदम 4-5 क्वेश्चन बचे और एकदम घसीट के लिखना है तो उस टाइम लास्ट में तो ऐसे ही होता है, टाइम इतना कम रहता है। और इथिक्स वाले पेपर में तो बहुत मतलब टाइम का ये है कि इस बार भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक क्वेश्चन 10 नंबर का रह ही गया वो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है इथिक्स में। इस बार शायद थोड़ा लेंथी पेपर था, सबका ही छूटा है, तो आप कोशिश करें कि पेपर छूटे ना किसी भी हालत में, मतलब थोड़ा चाहे लास्ट में। इस बार मेरे को लगा कि थोड़ा भर भर के लिखना है, तो मैंने दोनों पेज फुल यहाँ तक लिखा इस वजह से वो एक छूट गया। लेकिन आप कोशिश करिए कि लिखे तो अच्छा, मतलब मैंने बात की ऐसे टॉपर से जो जिनको अच्छे मार्क्स मिले थे मेंस में, तो सबने ये बोला कि भर के लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसको लगना चाहिए कि भाई इतना था इसको